हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी एमपीपीएससी में जो रिटन का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो सेगमेंट में। ये वीडियो प्रतिदिन आपको 10 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आकर के आप देख सकते हैं प्रतिदिन सुबह 10 बजे। तो इसी क्रम में ये जो वीडियो है, इसमें हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेलीमेडिसिन। सार्वजनिक स्वास्थ्य का जो क्षितिज हम देख रहे हैं आज के समय, ये कोविड-19 पैंडेमिक जो फैला हुआ है कि मेडिकल सेक्टर में जिस तरीके से जो समस्याएं हुआ करती थी वो हमारे सामने आज एक बहुत ही बड़ा एक संकट के रूप में आई है, और कई जगह हमने सफलता प्राप्त करी है तो कई जगह चुनौतियां अभी भी बरकरार हैं। तो इस पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जब हम बात करते हैं ना टेलीमेडिसिन की, तो ये जो शब्द है ये आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो एमपीपीएससी का पेपर जीएस पेपर 3 होता है, प्रश्न पत्र 3, उसमें आप देखेंगे विज्ञान एवं तकनीकी की बात कही गई है। तो वहीं आप जब यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी का जो पेपर जीएस जनरल स्टडी पे 3 होता है, जो कि पेपर 4 होता है, वहाँ पे जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, डेवलपमेंट की बात की जाती है, एप्लीकेशंस की बात की जाती है, उसके इफेक्ट की बात की जाती है, एंड डे टू डे जो लाइफ में जो भी घटनाएं होती है साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसके बारे में बात की जाती है, अवेयरनेस की बात की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है आपके साइंस एंड टेक में। पेपर जो 4 होता है यूपीएससी में, जीएस पेपर 3 होता है, और एमपीपीएससी में पेपर जो 3 होता है उसमें। तो उसी क्रम में ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत ही मदद करेगा समझने में कि टेलीमेडिसिन क्या है। तो देखिए, आप आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है जिसे आपको समझना होगा कि टेलीमेडिसिन से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी उपयोगिता व चुनौतियों का उल्लेख करते हुए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, जब यह प्रश्न आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ है उसको आप समझिए, पहले उसको ब्रेक करिए, फिर ब्रेक करने के बाद आप उसको लिखने का, सोचने का प्रयास करिए, प्रयत्न करिए। तो देखिए, पहले तो आपको ये बताना होगा टेलीमेडिसिन क्या होता है, ये समझना होगा। फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या है, तो आप इसको, इस टेलीमेडिसिन के उपयोग को लिखना होगा। फिर चुनौतियों का उल्लेख करना है, चुनौतियां किस प्रकार की, सरकार जब कार्य करती है इस विभाग में तो उसको क्या चुनौतियां आती है। फिर आपने उसको चुनौतियों की बात कर ली, फिर अब आपको उन चुनौतियों को लेकर के उसके समाधान देने होंगे। तब जा कर के आप मान के चलिए कि आपका एक पूरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, और आप एक पूरा आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, और आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलने की फिर संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। ये निबंधात्मक में भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर में आ गया तो फिर तो अच्छी बात है, आप टेलीमेडिसिन की परिभाषा लिख करके निकल लीजिए। या फिर यदि फिर ये निबंधात्मक में आता है तो आपको मान के चलिए वहाँ पर शब्द सीमा दी जाएगी 150 शब्द, 200 शब्द, 500 शब्द। तो फिर उसके आधार पर आपको यहाँ पर राइटिंग करनी पड़ेगी, और उसी के आधार पर यहाँ पर प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक है, इसके माध्यम से मैं सारी चीज़ बताऊंगा। टेलीमेडिसिन की हिस्ट्री बताऊंगा, भारत में क्या इसका परिदृश्य रहा है वो बताऊंगा, विश्व स्तर पर क्या परिदृश्य रहा है ये बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम टेलीमेडिसिन की बात करते हैं तो यह अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, एक बहुत ही बड़े स्तर पर कोविड-19 फैला हुआ है, कोरोना वायरस, जो कि चाइना से निकला और पूरे विश्व में फैल गया, भारत में भी फैला हुआ है। तो जब मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एट द डेट ऑफ 11 मई, यहाँ पर 67,000 से अधिक लोग यहाँ पर संक्रमण से प्रभावित हो चुके हैं, और हम लॉकडाउन के 3rd फेज़ में हैं। तो यहाँ पर ये देखने में आ रहा है यहाँ पे वर्तमान में दोस्तों कि जो यहाँ पर एक ऐसा पूरा का पूरा जो हमारा मेडिकल का तंत्र है वो पूरा कोविड-19 में लगा हुआ है। उसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं यहाँ पर, तो हमारे अन्य बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं, जैसे कि जो टीबी से परेशान हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो छोटी मोटी जो वायरल फीवर से परेशान है, उन लोगों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। अब ऐसे तकलीफ़ के समय में इन लोगों को किस प्रकार से क्योर की जाए, तो इन लोगों को क्योर करने के लिए एक टेलीमेडिसिन शब्द है जो कि यूज़ किया जाता है, जो कि बेसिकली देखा जाए तो ई स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी के मद्देनज़र जो चीज़ें आती है उसको हम टेलीमेडिसिन के अंतर्गत लेते हैं। देखिए, टेली जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है दूर दराज, और मेडेरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ठीक करना, मतलब दूर दराज बैठे हुए लोगों को यहाँ पर एक तकनीक के माध्यम से मदद करना, यही टेलीमेडिसिन कहलाता है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें इस प्रकार की सुविधाएं दी जाती है कि कोई एक दूर से दूर ग्रामीण गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको टेलीफोनिक व्यवस्था के माध्यम से उसका जांच की जाए। जांच किस प्रकार से की जाएगी, जो उसकी तकलीफ़ होगी उस तकलीफ़ को सुना जाएगा, फिर उससे संबंधित मेडिकल उससे ट्रीट की जाएगी, दवाइयाँ बताई जाएगी, और उस
जिले में जहाँ से वो व्यक्ति बात कर रहा है उससे संबंधित व्यक्ति को उस जिले में जो भी अधिकारी होगा वह अधिकारी उसको मेडिसिन जा करके प्रोवाइड कराएगा। ये उसकी व्यवस्था होती है। तो इसे ही टेली मेडिसिन के नाम से जाना जाता है, समझा जाता है। देखिए, टाइम पत्रिका की एक मैगजीन है जिसका नाम यहाँ पर हीलिंग बाय वायर के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका भविष्य मतलब ये होता है कि भविष्यवादी जो भी हम प्रयोग करना चाह रहे हैं, जो भी प्रयोग करने वाले हैं टेलीमेडिसिन के विकास में लेकर के, जो भी यहाँ पर विवेदास्पद या फिर जो भी यहाँ पर तकनीक की खामियां हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना होगा। और भविष्य में अगर इसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्या आती है, उम्मीद करेंगे, हम दुआ करेंगे कि ना आए, लेकिन फिर भी आपदा प्रबंधन के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें आती है तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, तो उसी के मद्देनज़र इन चीज़ों को समझना होगा। और हमें टेलीमेडिसिन की जो हम बात कर रहे हैं इसको हमें इस व्यापक रूप से लेके आना पड़ेगा ताकि दूर सुदूर बैठे हुए व्यक्ति को भी हम एक अच्छे से मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा सकें। तो चलिए, ये तो हमने जोड़ लिया कि क्या कैसे किस तरीके की चुनौतियां हैं, हमने ये बता दिया। अब हमें बताना होगा कि टेलीमेडिसिन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, टेलीमेडिसिन क्या है ये हमें परिभाषित करना होगा। देखिए, टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की एक उभरती हुई विधा है। विधा मतलब तकनीक है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी के साथ चिकित्सा विज्ञान के सहक्रियात्मक संकेंद्रण से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसे विभिन्न प्रकार से पहुंचाई जाती है। वह किस प्रकार से होती है? वह शिक्षा के माध्यम से होती है, वो प्रशिक्षण के माध्यम से होती है, प्रबंधन के माध्यम से होती है। इन सभी चीज़ों का शिक्षा, प्रबंधन और यहाँ पर प्रशिक्षण, इन तीनों का अनुप्रयोग करते हुए दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को कि यहाँ पर ट्रीटमेंट की जाती है। और यहाँ पे कई चुनौतियाँ आती है, तो उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए जो भी यहाँ पर संभावना है उसको यहाँ पर देखना जाना बहुत आवश्यक है। फिर इसके साथ साथ यह तो उतना प्रभावी है जितना एक टेलीफोन के जरिए चिकित्सा संबंधी किसी समस्या पर रोगी और स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपस में बात कर सके। टेलीमेडिसिन में क्या होगा कि जैसे आप तकलीफ में है तो आपको टेलीफोन करना होगा, वह जो चिकित्सक होगा वह चिकित्सक आपकी जो भी यहाँ पर आपके जो हाव भाव हैं उसके आधार पर वह ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। हालांकि वो आपका नब्ज तो नहीं टटोल सकेगा, वो आपसे फिजिकली तो आपके हाथ को छू करके तो नहीं बता पाएगा, लेकिन जो आपके हाव भाव हैं उसी के आधार पर वो ट्रीटमेंट करेगा। अब जैसे कि इसमें बहुत सारे तकनीक आ जाती है, जैसे कि ईसीजी आ जाता है, रेडियोलॉजिकल या इमेज आ जाते हैं, जैसे नैदानिक परीक्षण हो जाते हैं। चिकित्सकीय जानकारी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिकित्सा रिकॉर्ड भेजने और आईटी आधारित हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से रियल टाइम आधार पर अंतःक्रियात्मक चिकित्सा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना होता है उसके माध्यम से उपग्रह की यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। फिर यहाँ पर स्थलीय नेटवर्क और ब्रॉडबैंड के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे जटिल कार्य करना इसका भाग है। तो देखिए, इसमें होगा क्या, सपोज दैट मान के चलिए, अब देखिए मैं समझाता हूँ आपको। आप यहाँ मान के चलिए कोई गाँव है और ये आपका एक बहुत बड़ा शहर है। इस गांव में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, बहुत ही एमबीबीएस एक्सपर्ट डॉक्टर हैं ये। अब इन यहाँ से यहाँ तक जाने की कोई समस्या है, कोविड-19 है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, अब क्या होगा? अब इसको भाई तकलीफ है, लेकिन इस डॉक्टर साहब के पास भी यहाँ पर मरीज नहीं आ रहे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में एक सिस्टम बनाया जाएगा जो टेलीमेडिसिन होगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन डॉक्टर के बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर रिलीज़ किए जाएंगे, 2-4 नंबर जो भी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर होंगे वो रिलीज़ किए जाएंगे, वह पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। अब पब्लिक डोमेन में क्या होगा कि ये भाई साहब को तकलीफ हो रही है तो वो फ़ोन करेंगे इन डॉक्टर साहब के पास। अब डॉक्टर साहब के पास फ़ोन करेंगे तो डॉक्टर साहब उनसे पूछेंगे कि ठीक है भैया, तुम ऐसा करो, तुम्हें तकलीफ है ना, तो तुम्हारे पास के नियरेस्ट में ऐसा कोई सेंटर होगा, उस सेंटर पर जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे फॉलो करो। फिर इसके साथ साथ उन्हें एक वीडियो टेलीफोनिक मतलब वीडियो के स्क्रीन के सामने बैठाया जाएगा, कंप्यूटर के सामने। वे कंप्यूटर के सामने उसकी जाँच होगी, डॉक्टर साहब के पास भी एक स्क्रीन रहेगा, उस पर जांच करेंगे वो। और फिर इसके साथ साथ उनके नब्ज़ की स्पीड देखी जाएगी क्या है, उनके ब्लड ग्रुप देखा जाएगा क्या है, उनका ईसीजी लेवल ये से देखा जाएगा, उनका जो रेडियोलॉजिकल पे जो भी इमेजेस आएंगे, जो भी ग्राफ्स आएंगे उसको यहाँ पर देखा जाएगा। और फिर डॉक्टर साहब उसको देखने के बाद उसके लिए जो भी यहाँ पर सुनिश्चित उपाय होंगे, जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उनको बताएंगे, जो भी मेडिसिन लेनी होगी वो उनको बताएंगे। फिर इसके माध्यम से क्या हुआ, ये भाई साहब ना तो शहर गए और ये भाई साहब ना तो गाँव में आए, उन दोनों का इलाज हो जाता है यहाँ पर, और जो मेडिसिन होगी वो उसको सेंटर से मिल जाएगा। और ये सारा तंत्र कौन विकसित करेगा? ये सारा तंत्र सरकार के द्वारा विकसित किया जाना रहेगा, ताकि सभी को यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो मुहैया कराई जा सके। तो ये एक टेलीमेडिसिन की सिंपल सी बेसिक सी यहाँ पर प्रोसीजर है। और इस प्रोसीजर में कई हद तक देखा जाए तो जो हमारा इंटरनेट की स्पीड है, ब्रॉडबैंड है, एक बहुत ही जो सैटेलाइट है, इन सब का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कार्य करेगा। अब हम बात करते हैं कि टेलीमेडिसिन का इतिहास क्या है। देखिए, जब हम टेलीमेडिसिन के इतिहास की बात करते हैं ना, तो हमें इसे वैश्विक परिदृश्य के रूप में देखना होगा कि वैश्विक परिदृश्य में कब ये
मतलब पब्लिक डोमेन में इसका जिक्र किया गया कि टेली मेडिसिन भी नाम के कोई एक तोता है जिसे जो लोगों को ठीक करता है। तो देखिए ये क्या है कि कुछ वर्षों में टेली मेडिसिन के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में दी गई सेवाएं दूर संचार प्रौद्योगिकी के अपेक्षाकृत नए उपयोग के रूप में दिखाई देता है। सच्चाई ये है कि देखिए टेलीमेडिसिन विगत 30 वर्षों से न किसी रूप में प्रयोग होता रहा है। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के नाम से जानते हैं, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, इसने टेलीमेडिसिन की शुरुआत बहुत पहले कर दिया था। इन्होंने टेलीमेडिसिन की शुरुआत करी थी 1960 के दशक में। वो क्यों किया था? तो देखिए 1960 के दशक में क्या हुआ था कि अमेरिका ने अपने स्पेस जो प्रोग्राम से उसको स्टार्ट कर दिया था। अब स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्पेस में जाता कौन है? एरोनॉट्स जाते हैं वहाँ पर, वैज्ञानिक जाते हैं, डॉक्टर तो जाते नहीं हैं। तो अब यूँ हुआ कि जब ये आकाश में उड़ते हैं जितने भी एरोनॉट्स, तो उनको कई प्रकार की फिजिकली प्रॉब्लम होता है, समस्याएं होती है। अब उनकी जांच कैसे की जाए? तो उनके जांच करने के लिए क्या किया गया? तो उन मिशन के दौरान फिजियोलॉजिकल पैरामीटर को अंतरिक्ष यान में प्रेषित कर दिया जाता था। फिर उसके साथ साथ जब भी उन्हें कोई तकलीफ होती थी तो वो उस यहाँ पर फिजियोलॉजिकल पैरामीटर का जो अंतरिक्ष यान में जो सेंटर हुआ करता था वहाँ पर जा करके वह जांच करा लेते थे। तो एरोनॉट्स तो स्पेस में बैठा हुआ है, लेकिन जो यहाँ पर डॉक्टर्स है वो पृथ्वी पर, मतलब अमेरिका के सेंटर पर बैठे हुए हैं, वो उनका ट्रीटमेंट कर देते थे और मेडिकल्स उनके साथ भेजी जाती थी उस समय। और उस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता था कि वह अपने आप को सुरक्षित रख पाते थे और थोड़ी बहुत उन्हें मेडिकल की भी जानकारी दी जाती थी उन सारे एस्ट्रोनॉट्स को। तो इस प्रकार से सुविधाएं दूर से दूर बैठे हुए अंतरिक्ष में काम करते हुए यहाँ पर एरोनॉट्स को मदद पहुँचाई जाती थी पृथ्वी से। तो ये एक प्रोसेस था। तो मेडिसिन का जो सबसे शुरुआती प्रयोग है वो एरिजोना प्रांत के ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने के लिए किया गया। ये मतलब हम पृथ्वी की बात करें तो। फिर यहाँ पर वर्ष 1971 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के द्वारा अलास्का के 26 स्थानों को चुना गया ताकि यह देखा जा सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने की दिशा में तकनीकी द्वारा टेलीमेडिसिन का प्रयोग कितना कारगर है। 1971 में फिर एक लंबे स्तर पर हुआ। फिर 1989 में आ जाते हैं हम। तो 1989 में नासा ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसके तत्वाधान में आर्मेनिया के येरेवन शहर में एक टेलीमेडिसिन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया। इसके बाद अमेरिका में 4 स्थानों पर टेलीमेडिसिन चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जा चुका है, जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट और इत्यादि तकनीक की जो सुविधाएं होती है उससे लैस है। तो इसीलिए देखेंगे आपकी जो कोविड-19 हुआ है अभी पैंडेमिक, उसमें अगर ज़्यादातर जो केसेस आए हैं अमेरिका में, उसका यही कारण है कि उन्होंने उनका जो टेस्टिंग का जो स्पीड है वो इस कदर उनने तेज़ किया है इन सारी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कि उन्होंने इतना ज़्यादा जो टेस्टिंग है बहुत ज़्यादा लेवल पे कर लिया। मतलब यदि हम देखें कि कोविड-19 पैंडेमिक के समय सबसे ज़्यादा यदि अगर किसी ने टेस्टिंग किया है तो अमेरिका ने किया है। 11 लाख से ज़्यादा केसेस उनके पास दर्ज कर चुके हैं, वो टेस्ट कर चुके हैं और एक एक व्यक्ति के ऊपर वो अलग तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत के परिदृश्य में कि भारत में टेलीमेडिसिन का इतिहास क्या रहा है, कैसे इसका विकास हुआ है। देखिए जब भारत के परिदृश्य में हम बात करते हैं तो भारत में इसरो ने 2001 में टेलीमेडिसिन सुविधा का जो पायलट प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था। ये प्रोजेक्ट चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल के चित्तूर जिले में आरगोंडा गांव के अपोलो ग्रामीण अस्पताल से जोड़ा गया था। मतलब क्या हुआ था कि 2001 में स्टार्ट हुआ, इसरो ने किया। चेन्नई का हॉस्पिटल है अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पे चेन्नई में एक जिला है, वहाँ पर उस जिले का नाम है चित्तूर। चित्तूर में एक गांव है आरगोंडा, तो आरगोंडा के जो गांव है उसको अपोलो हॉस्पिटल से लिंक कर दिया गया। समझे आप? इस तरीके से ये जो सिस्टम था पहली बार 2001 में इसरो ने लेकर के आया था प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब दोस्तों ये होता है जब कोई स्कीम को पहली दफ़ा स्टार्ट किया जाता है तो उसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, उसे अम्ब्रेला स्कीम कर दिया जाता है। फिर जब पूरे परिदृश्य में उसे फैला दिया जाता है तो वो एक पूरा स्कीम बन जाता है। देखिए इसरो द्वारा ये एक नई पहल थी। इस पहल में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ राज्य सरकारों ने भी भारत में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें कौन कौन से विभाग हैं ये आपको याद रखना होगा। देखिए इसमें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, क्योंकि हमने उपग्रह की बात करी है। इसरो है यहाँ पर। विदेश मंत्रालय है क्योंकि हम विदेशों से यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स की मदद से हमें हेल्प लेनी होगी, मेडिकल हेल्प लेनी होगी। फिर यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है क्योंकि यही तो सभी क्षेत्रों को लिंक करेगा नीचे लेवल पे आकर के। तो ये सारी की सारी, और साथ में राज्य सरकार है क्योंकि जो हेल्थ हो जाता है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हो जाता है।
तो इसके माध्यम से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सभी के सभी जो विभाग हैं। फिर भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मानकीकृत टेलीमेडिसिन चिकित्सा दिशा निर्देश जारी किए गए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2005 में एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स की स्थापना की गई। देखिए, अब आपसे जब ये पूछा जाएगा कि टेलीमेडिसिन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 2005 में की गई। किस मंत्रालय के तहत किया गया, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। तीसरा, ये एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन टास्क फोर्स है ये। फिर इसरो की जो टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ये एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। कैसे 2001 से भैया 2020 तक आया, तो लगभग 20 सालों का जो सफ़र तय किया एक बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा अनुभव होता है इस इसरो के लिए। क्योंकि इसरो को, हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, तो एक थोड़ा सा बस बाइट चाहिए, इसके बाद तो वो इतने मेहनती हैं कि वो हमें इतनी ज़्यादा सफलता से अभिभूत कर देते हैं, कहने का नहीं। फिर इस नेटवर्क ने 45 दूरस्थ ग्रामीण अस्पतालों और 15 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ने का काम कर चुका है इसरो अभी तक। दूरस्थ क्षेत्रों में देखी जाए तो अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीप की जब दोस्तों में बात करूँ तो उसके जितने भी मुख्य द्वीप हैं ना, उन सबको जोड़ चुका है ये। जम्मू और कश्मीर के जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो भी टेरेन हिली एरिया से, उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज और अन्य राज्यों के कुछ ग्रामीण जिला अस्पतालों को इस नेटवर्क में लाया जा चुका है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितना ज़्यादा एक अच्छा काम किया गया है। जैसे कि जो हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वह जब भारत से देखेंगे आप तो कितना दूरस्थ स्थित है। एकमात्र एयरपोर्ट है वहाँ पर, बहुत कम लोग निवास करते हैं। लक्षद्वीप को देखेंगे तो एक बहुत सारा आइलैंड का ग्रुप है वो। तो ऐसे जगहों पर कैसे मेडिकल प्रोवाइड कराया जाए, लोग तो वहाँ पर भी रहते हैं, वो भी भारतीय, उनकी अपेक्षा तो की नहीं जा सकती है। जम्मू कश्मीर में देखेंगे आप तो पूरा हिली टेरेन एरिया है, वहाँ पे जनसंख्या कम रहती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम उन्हें मेडिकल सुविधा प्रोवाइड ना कराएं। उड़ीसा का ऐसा बहुत सारा क्षेत्र है जो कि यहाँ पर आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसके बाद नक्सलाइट एरिया भी है। तो इन सभी लोगों को कैसे सुविधा प्रोवाइड कराया जाए, तो उन सारे लोगों को सुविधा प्रोवाइड कराने में जो टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इस पूरे रोड का जो संचालन है, रोड मैप का, ये इसरो करता है अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पर देखेंगे आप कि टेलीमेडिसिन के अनुप्रयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं। जब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं तो उसके हेल्थ में किसके क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाएगा, इस पूरी की पूरी तकनीक का। तो देखिए, इसको हम टेली हेल्थ में उपयोग करेंगे, टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र के रूप में इस्तेमाल करेंगे, फिर टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, फिर टेलीमेडिसिन प्रणाली के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अभी हम जो 4 बिंदुओं की हमने बात करी है, अभी हम चारों बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, जब हम टेली हेल्थ की बात करते हैं तो टेली हेल्थ लंबी दूरी की क्लिनिकल हेल्थ केयर है। रोगी और पेशेवर स्वास्थ्य के से संबंधित जो भी शिक्षा और प्रशिक्षण है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रशासन का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सूचना और दूरसंचार प्रौद्योगिकी का एक समूह होता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र, ये क्या होगा। देखिए, टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र वह स्थान है जहाँ रोगी उपस्थित होता है। एक टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र में रोगी की चिकित्सा जानकारी को स्कैन, परिवर्तित करने, बदलने और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साझा करने के लिए उपकरण उपलब्ध होते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि एक व्यक्ति सुदूर गांव में बैठा हुआ और एक डॉक्टर साहब है जो कि गांव शहर में बैठे हुए, तो वो जो काम होता है वो कौन करता है, टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र करता है, वो उन दोनों को लिंक करता है। फिर यहाँ पर टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर की बात की गई है। तो देखिए, टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ मौजूद रहते हैं। वह दूरस्थ स्थल में मौजूद रोगी के साथ बातचीत कर सकता है तथा उसकी रिपोर्ट देख सकता है तथा उसकी प्रगति की निगरानी कर सकता है। मैंने ये आपको बताया था कि ये गांव में बैठा हुआ व्यक्ति और ये शहर में बैठे हुए डॉक्टर साहब हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टेलीमेडिसिन स्पेशलिटी सेंटर और ये आपका हो जाएगा टेलीमेडिसिन परामर्श केंद्र। यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कर देगा। और इन दोनों का पूरा तंत्र कहाँ से बनेगा, टेली हेल्थ से। फिर यहाँ पर आता है टेलीमेडिसिन प्रणाली। अब देखिए, टेलीमेडिसिन प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो टेलीमेडिसिन प्रणाली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और संचार चैनल के बीच एक इंटरफेस है जो कि अंततः सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और 2 स्थानों के बीच में टेली काउंसलिंग को सफल बनाने के लिए 2 भौगोलिक स्थानों को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, मैंने जो आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये सेम यही है टेली प्रणाली। टेलीमेडिसिन प्रणाली क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला, ये भाई साहब एक कोई ए स्थान पर गांव में बैठे हुए हैं और ये कोई बी है जो कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं बी स्थान पर कोई शहर में। अब इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है, क्या यूज़ हो रहा है, तो एक हार्डवेयर है, एक कंप्यूटर है दोनों के सामने।
फिर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर इनको और इनको दोनों को कनेक्ट कर रहा है बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और फिर इन दोनों के बीच में एक चैनल बन रहा है। वो चैनल से क्या हो रहा है कि इनका पूरा का पूरा जो तस्वीर है वो इन डॉक्टर साहब के पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और डॉक्टर साहब का पूरा जो स्क्रीन है वो इन भाई साहब को दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर बीमार हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी इंटरफेस हो रहा है उसके मदद से यहाँ पर जांच की जाती है, स्कैनिंग की जाती है, उनकी रिपोर्ट ली जाती है, और सारे रिपोर्ट को लेने के लिए यहाँ पर बाकायदा हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, और वो रिपोर्ट को इनको डिस्प्ले पे दिखाई जाती है यहाँ पर डॉक्टर साहब के सामने। और डॉक्टर साहब उसके माध्यम से क्या करते हैं, देखिए हार्डवेयर में एक कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण आदि होते हैं। वह हार्डवेयर रोगी की जानकारी देता है, चित्र दिखाता है, रिपोर्ट दिखाता है, उसकी फिल्म दिखाता है आदि को दिखाने में सक्षम होता है। फिर संचार चैनल कनेक्टिविटी को सक्षम करता है जिससे दो स्थान पर एक दूसरे को जोड़ा जा सके। फिर इसके माध्यम से डॉक्टर साहब पूरी की पूरी इनकी रिपोर्ट देख लेते हैं, और उसके आधार पर वह पूरी की पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर सजेस्ट कर देते हैं, और फिर उसके आधार पर उनकी यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये देखा आपने कितनी अच्छी तकनीक यहाँ पर विकसित की गई है कि यहाँ पर जो बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र हमेशा अपेक्षित नज़र आता है मेडिकल फैसिलिटी को देखकर भी। कहीं ऐसे आदिवासी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नहीं जाते हैं, कहीं ऐसा नक्सल क्षेत्र होता है जहाँ पर डर की भावना होती है। तो इस तरीके से हर एक जगह पर यहाँ पर ये सुविधा के माध्यम से उपयोगिता को देखा जा सकता है, इनके क्षेत्र को समझा जा सकता है कैसे इसकी उपयोगिता सार्थक है। फिर अब हम बात करते हैं टेली मेडिसिन की उपयोगिता। तो देखिए टेली मेडिसिन की उपयोगिता की जब हम बात करते हैं, हालांकि मैंने सब कुछ समझा ही दिया है यहाँ पर, लेकिन बिंदुवार हम देख लेते हैं। देखिए सुदूर क्षेत्रों तक ये आसान पहुँच हो जाती है। परिधीय स्वास्थ्य सेटअप में टेली मेडिसिन का उपयोग रोगी जो परिवहन में लगने वाला जो खर्चा है, लागत है, वो कम हो जाता है। गंभीर देखभाल की जो निगरानी है, जहाँ रोगी को स्थानांतरित करना संभव नहीं होता है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। फिर चिकित्सकीय शिक्षा और नैदानिक अनुसंधान जारी रखने में सहायता होता है। आपदा के दौरान जो चिकित्सकीय सुविधाओं में की जो भी किसी प्रकार की रुकावट होती है वो नहीं होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कोविड-19 में क्या समस्याएं आ रही हैं। फिर टेलीमेडिसिन जो प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग से सबसे बड़ी जो उम्मीद यह है कि यह दूर संचार स्थापित होने के साथ साथ यह चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञता ला सकता है। फिर रोबोट्स का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य टेलीमेडेड सर्जरी की जा सकती है। फिर इवन ये सारी सर्जरी की भी गई है रोबोट्स के माध्यम से। आप गूगल करके सर्च करिएगा, आपको जो भी जानकारी प्राप्त होता है भारत में रोबोट के माध्यम से की गई सर्जरियों की आप जानकारी लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर यह महामारी की आशंका में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बीमारियों के रियल टाइम निगरानी में एक सक्षम विकल्प है। देखिए जब रियल टाइम की हम बात करते हैं तो रियल टाइम मैनेजमेंट या फिर रियल टाइम प्रोसीजर की जब हम बात करते हैं तो उसमें यह आता है कि उस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय वह कितने हद तक रियल डाटा लेने में सक्षम है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि टेली मेडिसिन के क्षेत्र में सरकार के क्या क्या प्रयास रहे हैं, ये हमें बताना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्रश्न में कि सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए जब सरकार की जब हम बात करते हैं तो उनके द्वारा जो भी प्रयास किए गए हम उनकी सूची यहाँ पर रख देंगे। तो वही सूचियों में आपके सामने लेकर के आया हूँ कि किस प्रकार सरकार ने कुछ ऐसे स्कीम लेकर के आई है जो कि टेली मेडिसिन को और अच्छा करने में काम कर रही है। तो देखिए उसी क्रम में एक संजीवनी प्रोग्राम है जो कि वर्ष 2005 में केंद्र सरकार ने टेली मेडिसिन के से संबंधित एक सॉफ्टवेयर जारी किया था जिसे संजीवनी नाम दिया गया था। आप इस सॉफ्टवेयर को जाकर के देखिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त होगी बाकायदा। मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए इसे टेलीमेडिसिन के हाइब्रिड मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो स्टोर और फॉरवर्ड के साथ साथ रियल टाइम की अवधारणा का उपयोग करता है। फिर एक सेहत लाया गया था स्कीम। तो सेहत वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के जरिए विशेषज्ञ चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अस्पतालों का नेटवर्क संचालित करने वाले कंपनी अपोलो के साथ मिलकर के 60,000 कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम CSC कहते हैं, में टेलीमेडिसिन सेवा जो होती है सेहत शुरू की थी। तो ये भी एक अच्छी खासी स्कीम थी। फिर इसके साथ एक कॉन्टेक होता है। तो कॉन्टेक क्या है ये देखना पड़ेगा। तो देखिए कॉन्टेक परियोजना दरअसल कोविड-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर का संक्षिप्त नाम है। तो कॉन्टेक का नाम आपको एक बार याद रखना है, कोविड-19 नेशनल टेलीकंसल्टेशन सेंटर इसका नाम है। यह एक टेलीमेडिसिन केंद्र है जिसकी स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। मतलब यहाँ पर जो हमारा
आप देखेंगे ICMR के द्वारा किया गया है यहाँ पर, और जो एम्स होता है उनके द्वारा किया गया है इस चीज़ को। फिर यहाँ पर देखेंगे आप जिसने देश भर के विशेषज्ञों के बहुआयामी सवालों का उत्तर देने के लिए विभिन्न नैदानिक क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको 24/7 यहाँ पर उपलब्ध कराया है, ताकि आपको जब भी कोई तकलीफ हो आप जा कर के कॉल करिए। 1075 एक नंबर जारी किया गया है, 104 राज्यों के नंबर से, इन्हें आप जाकर के कॉल करिए, आपको वो बाकायदा सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे रिगार्डिंग कोविड-19। फिर इसके साथ साथ यह एक बहुत दूर संचार मॉडल है। इसमें जो वार्तालाप होता है इसकी ऑडियो वीडियो वार्तालाप के साथ साथ लिखित संपर्क भी किया जा सकता है। जैसे आपको लिखित संपर्क करना है तो आप इनको चिट्ठी भी लिख सकते हैं, तो आपके सामने जो जवाब आएगा वो पत्र के रूप में आ जाएगा। अब हमें ये देखना होगा कि देखिए हमने सारी बात करी, अब हमें चुनौतियों को लेकर के बात करना है, क्योंकि हमने बात करी कि इसकी उपयोगिता में क्या क्या चुनौतियां आ रही है। तो चुनौतियों की जब हम बात करते हैं तो देखिए इसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा। जब भी इसकी उपयोगिता बताइए तो उपयोगिता में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं ये हमें दिखाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ आएंगी, नक्सल क्षेत्र में क्या चुनौतियाँ आ जाएंगी, हम इसको बता देंगे, हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे अपने आंसर को। तो देखिए डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी ई चिकित्सा या टेलीमेडिसिन के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त और परिचित नहीं है, ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ, मतलब एडुकेशन की प्रॉब्लम है, अवेयरनेस की कमी यहाँ पर सबसे साफ दिखाई देती है। फिर यहाँ पर टेलीमेडिसिन के परिणामों के बारे में रोगियों में विश्वास की कमी है। जो रोगी होता है उसे तो अभी तक यही रहता है कि भैया डॉक्टर साहब के पास जाओ, डॉक्टर साहब छुएंगे, छू करके पता लगाएंगे कि क्या तकलीफ़ है, वो बताएंगे, उनसे 2-4 बात करेंगे अपन, तब जा करके अपन को मज़ा आएगा। तो ये एक भावना है लोगों में, तो ये भावना को अभी जो है उनको बहुत हद तक हमें कम करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, ताकि उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। तब जा करके कई हद तक हम एक अच्छी मेडिसिन की जो फैसिलिटी है उसको डेवलप कर पाएंगे। फिर भारत में तकनीक और संचार लागत बहुत अधिक है, कभी कभी यह टेलीमेडिसिन को वित्तीय रूप में अक्षम बना देता है। अक्षम मतलब इसे कैपेबल नहीं बना पाता है कि वो लोग इस पर एक्सेस कर सकें। फिर भारत में लगभग 40% जनसंख्या ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे रहती है। फिर ऐसे में इस वर्ग का तकनीकी रूप से दक्ष होना अत्यधिक कठिन है। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो, पहले पॉइंट की बात करें तो, कि यहाँ पर जो मेन समस्या क्या है कि जनता गरीब है, लोग गरीब हैं। 40%, 130 करोड़ की आबादी में अगर यहाँ पर हम बात करें कि 40% गरीब है, तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पर लगभग ऐसे 45-50 करोड़ लोग हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं है। अब जो हमने आयुष्मान भारत योजना लाए उसमें 50 करोड़ लोगों को शामिल किया गया, मतलब 10 करोड़ परिवार, मतलब 50 करोड़ लोगों की बात की जा रही है। लेकिन अब मान के चलिए कि अब इन लोगों को जानकारी ही नहीं है, तो वो मेडिकल की फैसिलिटी लेंगे कैसे। आप यहाँ पर जानकारी प्राप्त करिएगा आयुष्मान भारत की, आप देखने की कोशिश करिएगा कि उसके तहत कितने लोगों ने यहाँ पर इलाज कराया है, तब जा कर के आपको आंकड़े सामने आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी महती चुनौती है भारत के सामने। फिर विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर द्वारा जो समर्थित ई चिकित्सा को और भी अधिक भी परिपक्व होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी तकनीकी रूप में हैं, तो तकनीक में बहुत सारी खामियां आती है, बहुत सारे सुधार की गुंजाइश होती है। तो इन सभी में बहुत ज़रूरी डेटा के अन्वेषण में हमें काम करना होगा, उसके उन्नत जैविक सेंसर विकसित करनी होगी, बैंडविड्थ जो होता है उसको हमें देखना होगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से परखना होगा, जाँचना होगा, ताकि हमें अच्छे से मेडिकल सुविधा रिजल्ट जो रहेगा, उसका जो परिणाम रहेगा वो हमें सकारात्मक प्राप्त हो। फिर टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा के मामले में जो दिशा निर्देश बनाने का जो कार्य किया जा रहा है, उन दिशा निर्देशों को उचित अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक बाकायदा ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, एक ऐसा निकाय बनाना होगा जिस निकाय पर डॉक्टर को भी विश्वास हो, और इसके साथ साथ जो व्यक्ति चिकित्सा कराने जा रहा है, जो व्यक्ति ट्रीटमेंट कराने जा रहा है, उसको भी यहाँ पर विश्वास हो। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों को हमें बाकायदा दर्शाना होगा। फिर अब हम आ जाते हैं लास्ट में कंक्लूज़न पे। 2-4-5 लाइन की आप कंक्लूज़न लिख लीजिए, अगर निबंध लिख रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो हम 2-4 बातें कर लेते हैं निष्कर्ष पे। तो देखिए, टेलीमेडिसिन सभी जो समस्या है उसका समाधान नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सभी समस्याओं का निदान नहीं है। वो निदान तो है, पर कुछ समस्याओं का, उनमें क्या है तो देखिए, लेकिन कई समस्याओं से संबोधित करने में महत्वपूर्ण हो सकती है। टेली हेल्थ, टेली एजुकेशन और टेली होम हेल्थ केयर जैसी जो सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में चमत्कारिक साबित हो सकती हैं, हो भी रही हैं। फिर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में टेलीमेडिसिन का विशेष महत्व है, चूँकि है जब भी कोई समस्या आती है, बाढ़ आने वाला, पानी आने वाला है, सारी सूचना हमें मिल जाती है, तो इसी की मदद से मिलती है। वर्तमान में कोरोना वायरस के प्रसार के दौरान जो देखा जा रहा है, वो क्या देखा जा रहा है कि टेलीमेडिसिन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को करीब ला दिया है, जैसे कि गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने की जो भी रुकावटें थी वो दूर हो रही है।
इतनी क्षमता होने के बावजूद अभी भी टेलीमेडिसिन ने उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया है जितना उसे प्राप्त करना चाहिए। नासा ने 1960 में स्टार्ट कर दिया, इसरो ने 2001 में स्टार्ट किया, लेकिन हम कहाँ हैं, हम वहीं के वहीं हैं, मतलब पूरा विश्व वहीं के वहीं है। इसमें वो सुविधाओं का उपयोग सही से कर ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ भी आशाएं हैं निराशाएं भी हैं, तो उन्हीं चक्कर में ये सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। और जो लोग इस फील्ड में गहरी अभिरुचि रखते हैं, विकसित करना चाहते हैं कुछ न तकनीक को, उनको कहीं हद तक फंडिंग नहीं मिलता है, उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के ये बहुत अच्छे हद तक इसके सकारात्मक जो उम्मीद है, एक सकारात्मक जो मेडिकल फैसिलिटी बनाने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर कारगर साबित हो सकेगी। और फिर भारत में जब देखा जाता है तो भारत के परिदृश्य में यहाँ पर प्राइवेट फर्म्स आ जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्तमान में कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट फर्म्स हैं जिसको सरकार ने बहुत सहयोग दिया उसको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वही प्राइवेट संस्थाएं बहुत सारी ऐसी हैं, जब कोरोना वायरस का जब ये पैंडेमिक जो वैश्विक महामारी है वो उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया, सहयोग करने से मना कर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर ट्रीटमेंट कराने के बाद लाखों रुपए का बिल आ रहा है, इवन व्यक्ति की डेथ हो जा रही है। तो ये सारी चीज़ें सरकार का उद्देश्य ये था कि सरकार पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक काम करे, जिसके तहत यहाँ पर तंत्र विकसित किया जाए, सरकार सहयोग दे। लेकिन ये प्राइवेट फर्म्स ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने सहयोग तो प्राप्त किया, लेकिन जब सेवा करने की बात आई तो उन्होंने अपने आप को पुल आउट कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो सरकार को अब देखने में आ रहा है, हम खुद देख सकते हैं कि जितने भी सरकारी तंत्र हैं, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, एविएशन सिस्टम हो, हमारा जितने भी प्रशासनिक तंत्र हैं, जितने भी यहाँ पर पीएसयू सेक्टर्स से भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर्स हैं, इन सभी ने ही आगे आकर के इस पैंडेमिक में सहयोग किया है। जितने भी प्राइवेट फर्म्स हैं वे सभी के सभी शांत बैठे हुए हैं, कोई सहयोग करने नहीं आ रहा है। कुछ भारत के ऐसे बहुत सारे ऐसे धनाढ्य लोग हैं जिन्होंने अपने हद तक जितना भी हो सके सहयोग करने की कोशिश करी है। तो ये सब चीज़ बताने के मेरा उद्देश्य यही है दोस्तों, कि हमें देश की जो प्रॉपर्टी है वो भारत सरकार की है, जो भारत सरकार की है वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। तो उन सभी चीज़ों को हमें सहयोग करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो करना चाहिए हमें, हमारे लेवल पर हमें करना है। और कोशिश करिए कि जो भारत सरकार की जो भी यहाँ पर उपलब्ध संसाधन है उसका इतना अच्छे तरीके से उपयोग करके उसको दोगुना करने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली जो हमारा भविष्य है वह सुरक्षित हो सके। इन्हीं सारी चीज़ों को मैंने बताने की कोशिश करी है, आपको टेलीमेडिसिन के माध्यम से समझाया है। प्रश्न ये था आप लोगों के सामने कि टेलीमेडिसिन से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में इसकी उपयोगिता क्या है, चुनौतियाँ क्या है, उसका उल्लेख करना है, भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को यहाँ पर बताना था। ये सब मैंने बता दिया। अब मैं बाद में आपसे ये बोलूँगा, आप ये वीडियो आपको लगता है कि बहुत ही हेल्पफुल है, अपना खुद देखिए, दोस्तों को दिखाइए, इसके नोट्स बनाइए। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आप, मेरा टेलीग्राम चैनल है विजडम हब स्टडी, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मेरे 300 से ज़्यादा वीडियो हैं, वहाँ चले जाइए, वहाँ से आप अनलिमिटेड वीडियो प्राप्त करिए। 300 वो टॉपिक्स जो यूट्यूब पे हैं वो नहीं हैं, उनसे अलग हैं। आप फेसबुक पर जाइए, मेरा पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी, वहाँ से जाकर के आप रिटर्न कंटेंट मेरे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।